हम लोग यूपीएससी 2026 के पेपर के पीएम सेक्शन के क्वेश्चन देख रहे थे ना। उसी में हम लोगों ने 4 to 5 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए थे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम अदर क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन है अपना, ए 60 years old lady has undergo इन दी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है उसकी ना। एक फीमेल है 60 years ओल्ड, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है 5 days बैक, 5 दिन पहले। ठीक है। और क्या क्या सिम्टम, नाउ प्रेजेंट विथ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट काफ, काफ मसल में स्पेशली लेफ्ट साइड में पेन एंड स्वेलिंग है उसको। देयर इज काफ टेंडरनेस, पिटिंग इडिमा एट द एंकल, काफ टेंडरनेस है और पिटिंग इडिमा भी है। साथ में डायलेटेड सुपरफिशियल वेन ऑफ द लेफ्ट लेग, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन ऑफ लेफ्ट लेग और होमेन साइन इज पॉजिटिव। देखिए मैंने ग्रुप पे होमेन साइन की फोटो डाली है, हम कैसे होमेन साइन को निकालते हैं, ठीक है। अब हम ये अगर कंडीशन देखें, होमेन साइन किस कौन सी बीमारी में पॉजिटिव होता है? होमेन साइन हमें देखने को मिल, डीबीटी। डीबीटी। डीबीटी में, हाँ, डीबीटी में पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से आता है, इसका सिंपल से कई बार जो पहले के जो एग्जाम होते थे उसमें और अभी भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एआईपीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, तो वहां पे भी आ सकता है। नेक्स्ट चीज, ये 5 days पहले उसका क्या हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है ना। तो ये भी क्या चांसेस बनते हैं, है ना, काफ मसल टेंडरनेस है, पिटिंग एडिमा बन रहा है, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन देखने को मिल रही है। तो यही सारे साइन काई के अपने डीवीटी के, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसके लिए हम इसमें दिया है कि इसके लिए आप कौन सी डायग्नोसिस करोगे, इसको कौन सा टेस्ट से आप क्या कंफर्म डायग्नोसिस करोगे। तो पहला टेस्ट है अपने पास, ए ऑप्शन है, एमआर वेनोग्राफी, एमआर वेनोग्राफी। सेकंड है आपका ऑप्शन सीटी एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी। थर्ड ऑप्शन है आपका सी, डिस्टल सब ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। सॉरी, थर्ड ऑप्शन है वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, वीनस, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही होगा वीनस, फिर। कलर डॉपलर होता है इसमें हाँ वीनस का। हाँ, वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। एंड लास्ट ऑप्शन है अपना वीनस, इसके बाद डिजिटल सब ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डिजिटल सब ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आपको पता ही है। जैसे अगर आपको ये सिम्टम, उसने क्या पूछा है, उसने आपको कंडीशन नहीं दी है, उसने यहाँ सिम्टम दिए हैं। तो मेन चीज जो हमें पता लगाना है कि पहले तो बीमारी क्या है। अगर वो सीधा सीधा लिख देता ना डीबीटी के लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सबसे बेस्ट रहेगा, तो कोई भी इसका आंसर लिख देता क्या, कि इसका आंसर होने वाला है सी। लेकिन यहाँ पर उसने क्या दिया आपको, साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं कि भाई इनसे पता लगाइए कि क्या बीमारी है। अब हमें डीबीटी के लिए बात कर रहे हैं, तो एमआर वेनोग्राफी क्यों नहीं कराएंगे? एमआर वेनोग्राफी इसलिए नहीं कराते, पहली बात तो ये कॉस्टली है ना, कंपेयर टू, इसके कंपेयर में है वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड के। पहला ही कारण ये है, इसलिए नहीं कराएंगे, वरना अच्छी है लेकिन उससे जब सस्ते में काम हो रहा है तो हम ये कराएंगे। दूसरी सीटी एंजियोग्राफी, और ये इसमें भी दोनों ही एंजियोग्राफी ही है। तो एंजियोग्राफी स्पेशली बेटर फॉर आर्टरीज के लिए ज्यादा अच्छी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए कट गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। क्लियर?
इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? ठीक है। दूसरी बात, इसकी क्या फीचर है, इनमें एंजियोग्राफी वगैरह के अंदर हमें ये इन्वेजिव होते हैं, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वेजिव टेक्निक है ना, कोई अपन इन्वेजिव नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, साथ साथ में क्या है इसमें, अदर चीजें क्या देखने को मिल सकती है हमें, इसी को हम इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी कहते हैं ना, डीबीटी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी। अगर आपसे पूछे आईओसी क्या है इसका, तो आंसर भी आपका तब भी क्या होने वाला है, वीनस डिप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई डाउट है, कोई भी ऑप्शन में? ए 40 year old man is brought to hospital with chest injury। 40 year का मेल है, ओल्ड मेल है ना, चेस्ट इंजरी हुई है। एग्जामिनेशन रिवेल, आपने एग्जामिनेशन किया पेशेंट का, उसमें बीपी मिल रहा है 70/40 mmHg। नेक्स्ट, डिस्टेंडेंट नेक वेन, जो नेक वेन है वो क्या देखने को मिल रही है, नेक वेन। नेक्स्ट, मफल हर्ट साउंड, आपने हर्ट साउंड एग्जामिन किया, उसमें जो मफल्ड साउंड आ रही है, जो हर्ट साउंड आ रही है, वो सॉफ्ट एंड डिस्टेंडेड से फील हो रही है ना। जब सॉफ्ट एंड डिस्टेंट फील होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मफल्ड हर्ट साउंड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, पता है किसी को? हम्म। ठीक है, क्या होता है? ऑल्टरनेट वाला कुछ होता था, सिस्टोलिक। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जो बीपी है हमारा वो क्या होने लगता है, more than 10 mmHg डाउन होने लगता है ना, गिरने लगता है अपन कंपेयर टू। हाँ हाँ, मतलब ये पैराडॉक्सिकल पल्सेस में। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है, ये क्या कंडीशन है, पहला है टेंशन, निमोथोरेक्स है क्या ये, सेकंड ऑप्शन बी एओर्टिक डिसेक्शन, थर्ड ऑप्शन सी इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड डी इज पेरिकार्डियल टेम्पोंडे, पेरिकार्डियल टेम्पोंडे ना, ये इसको कार्डियक टेम्पोंडे भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पैराडॉक्सिकल पर वैसे पेरिकार्डियल कार्डियक टेम्पोनेल। टैम्पॉन डे डी हो सकता है। हम्म। पेरिकार्डियल में ये जो इसका जो आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, क्यों? ठीक है, कारण, वैसे पैराडॉक्सिकल कारण तो है, इसी में मिलती है, पर्टिकुलर। हाँ देखिए, इसके पीछे का कारण ऐसे, अगर हम एक चीज से समझना चाहें तो एक चीज से समझ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो से तीन चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेन चीज, बैक स्ट्रायड, आपको जो पेरिकॉर्डियल ट्रायड में देखने को मिलता है, टेम्पोडे के जो ट्रायड होता है, इसे हम बैक स्ट्रायड बोलते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है ना। अब इसमें भी पूछ सकते हैं बैक ट्रायड किस में देखने को मिलता है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, बैक ट्रायड में क्या क्या देखने को मिलता है, तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन पहली चीज। यहाँ पे कितना आ रहा है पेशेंट का बीपी, 17/40। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है राइज जुगुलर वीनस प्रेशर, सेकंड कंडीशन राइज्ड जुगुलर
वीनस प्रेशर, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, नेक वेन डिस्टेंट, है ना। सेकेंड कंडीशन, नेक वेन डिस्टेंडेड, यानी कि क्या है, जो राइज है, जुगलर वेनस प्रेशर क्या है, जीवीपी राइज है। तो बैक टाइट का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मफल्ड और डिस्टेंट हर्ट साउंड, है ना। मफल्ड हर्ट साउंड, मफल्ड हर्ट साउंड, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ये तीनों मिलके क्या बनता है आपका, बैक ट्राइड्स। और बैक ट्राइड्स हमें किस में देखने को मिलता है, आपका पेरिकॉर्डियल टेम्पोन्डे में, ठीक है। क्लियर। साथ ही साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पैराडॉक्सिकल पल्सेस, ये भी किसका फीचर है, पेरिकार्डियल टेम्पोन्डेम, है ना। क्या होता है, जो पेरिकार्डियल सेक होता है उसमें क्या होने लगता है, उसमें ब्लड या फ्लूइड भरने लगता है। जब ब्लड और फ्लूइड इसमें भरने लगता है तो ये क्या कर देता है, हार्ट को जो हार्ट में जो क्या है, फिलिंग नहीं होने देता, है ना। फिलिंग को प्रिवेंट करता है, साथ में पेन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं ना। कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेशराइज करता है उसको बहुत ज्यादा। हम्म, और बीपी क्या होगा इसमें, सिस्टोलिक बीपी डाउन होता जाता है। तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन आपको जो सिस्टोलिक बीपी है वो क्या देखने को मिलेगा, मोर देन 10 mmHg डाउन देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखिए टेंशन निमोथेरेक्स, यहाँ पर हमें भी एक चीज मिल जैसे रही है, चेस्ट इंजरी। टाटा टाइयो आर्ट्राइटिस में भी ऐसा कुछ होता है ना, पैराडॉक्सिकल मतलब 10 mmHg जो। बहुत सारी कंडीशन, हाँ बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बैकट्राइड नहीं मिलेगा वहाँ, हाँ जी हाँ है जी। ना। तो सबके फीचर है, देखिए चेस्ट इंजरी हुई है तो आपका ध्यान टेंशन निमोथेरेक्स की तरफ भी जा सकता है, लेकिन टेंशन निमोथेरेक्स में आपको ये अदर सिम्टम नहीं मिलेंगे, मफल्ड हार्ट साउंड नहीं मिलेगा, है ना। एओर्टिक डिस्ट्रक्शन में यहाँ बीपी बहुत तेजी से डाउन होता है और पेशेंट कहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट शॉक में, तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद ये भी एम्बोलिज्म, यहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होगा, है ना, मतलब इनटॉलरेबल इमरजेंसी कंडीशन होगी, ये भी इमरजेंसी कंडीशन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सिम्टम तो आएंगे पहले, बाकी तो क्लियर। तो ये इसका आंसर है। और किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो याद रखना, इस पे जो क्वेश्चन बनता है, एक बैक ट्राइड का भी क्वेश्चन याद रखना ना, बैक ट्राइड्स क्या होता है, कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। पल्सस पैराडॉक्सिकस क्या होता है, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी जब भी हम इंस्पायर इंस्पायर करेंगे तो हमारा 10 mmHg से सिस्टोलिक बीपी डाउन हो जाता है ना, मोर देन 10 mmHg। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम, पेरिकार्डियल टेम्पन के लिए, तो यहाँ के लिए जो हम करवाते हैं उसके लिए इको, इको कार्डियोग्राफी से हमें पता चल जाता है ना। इको याद रखना, इको करवाएंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी पेरिकार्डियो सेंटेसिस करवाएंगे इसमें, है ना, इमरजेंसी पेरिकार्डियो सर वो ब्लड हो सेंटेसिस। गया ब्लर हो इसलिए। गया, हाँ। अभी ठीक है। अब ठीक है। सर ये किसके रिगार्डिंग बता रहे हैं अभी जो ये कंडीशन इसी है। का मैं इसी के लिए कार्डियक ठीक है। टेम्पोंडे के लिए, है ना। तो ओके सर। इको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा हमारा, और ट्रीटमेंट क्या होता है, इमरजेंसी पेरिकार्डियो सेंटेसिस करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 35 year old man, 35 year old male। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो, देखिए इतना टाइम तो होता नहीं है,
पर तब भी कोशिश करना है हमें उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करें। इससे क्या होता है, कई बार कई चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जिसका वेट है 75 kg, वेट इज 75 kg। सब ब्लड ब्लड हो अभी गया। भी अभी ब्लर भी हो रहा ब्लड है। फोकस में, हाँ, हाँ क्लियर नहीं है। कभी ब्लड हो रहा है, एक कभी डायरेक्टली हाँ। सेकेंड, एक सेकेंड, अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। ओके, देखिए हम एक पेशेंट देख रहे हैं जो 35 ईयर ओल्ड मेल आया है, जिसका वेट है 75 kg, है ना। उसको 30% बर्न हुआ है, 30% बर्न हुआ है बॉडी का, है ना। जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है उसका 30% एरिया बर्न है। व्हाट विल बी दी फ्लूइड रिक्वायरमेंट। अब इसमें हमें इसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बतानी है कि इस पर्सन को कितना फ्लूइड हमें चढ़ाना है, अकॉर्डिंग टू दी कौन सा फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू। इसके थ्रू बताना है फर्स्ट 8 आवर में कितना हम इसको बॉडी फ्लूइड चढ़ाएंगे, है ना। मतलब जो भी हम, है ना, आरएल लगाते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम आरएल देते हैं पेशेंट को, है ना। तो हम कितनी उसको आरएल देंगे अगर उसको 30% बर्न हुआ है। किसी को पता है पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है? ये पूछा जाता है और पूछा गया है। इसके ऑप्शन भी बता देता हूं मैं। पहला है 9 लीटर, सेकंड ऑप्शन है 4.5 लीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 लीटर, और डी है 10 लीटर। ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग बताना है हमें। पता है किसी को, कोई बताना चाहेगा? इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू बॉडी वेट, बॉडी वेट प्लस, सॉरी, इंटू आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न, जितना आपका बर्न हुआ है। तो इस केस में अपना कितना परसेंट वो हुआ है बर्न पेशेंट का, कितना परसेंट बर्न है पेशेंट को? 30%। 30। बॉडी का वेट कितना है पेशेंट का? 75, और इंटू 4। इसको आप करोगे तो 75 इंटू 2, और मतलब 150 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 75 इंटू 300, है ना। 300 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 9000 ml। ठीक है, 9000 ml। अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 9 लीटर। ठीक है, लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पूछा है फर्स्ट 8 आवर में, फर्स्ट 8 आवर में। तो पार्कलैंड बोलते हैं कि जब भी पेशेंट अगर टोटल रिक्वायरमेंट है तो उसके शुरू के फर्स्ट आवर में हम उसका 50% चढ़ाएंगे, और नेक्स्ट जो 50% है वो हम नेक्स्ट 16 आवर में चढ़ाएंगे। तो 9 लीटर का कितना आ जाएगा 50%? 9 लीटर का कितना होगा 50%? यानी कि उसका आधा 5। कितना आ जाएगा? 4.5 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4.5 लीटर। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक बार, हाँ ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्कलैंड फॉर्मूला याद रखना, ना? क्या है पार्कलैंड फॉर्मूला? 4 इंटू बॉडी बॉडी वेट। वेट, ठीक है,
तो एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखने की कौन सी बात है कि फर्स्ट 8 आवर में हम, अगर किसी को फॉर्मूला भी याद होगा लेकिन ये याद नहीं था कि फर्स्ट 8 आवर में हमें क्या करना है, ओनली 50% देना है, उन लोगों का भी आंसर गलत हो गया है ना। नेक्स्ट 16 आवर में हमें नेक्स्ट जो बचा हुआ 50% है वो लगाना है। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा आपका, 100% है ना। टोटल 24 आवर में, अगर वो टोटल 24 आवर में पूछता तो आपका आंसर आता 9 लीटर। और इसमें एक और चीज याद रखना, कौन सा फ्लूइड चढ़ाते हैं हम, तो चढ़ाते हैं RL ना, रिंगर लैक्टेट। सर आर्ट्स वाइज बस यही है 8 आवर और 24 आवर, या और भी कोई सब डिवीजन है मतलब? फर्स्ट नहीं, बस यही फर्स्ट 8 आवर में 50%, है ना। और ये फर्स्ट, हाँ एक और क्वेश्चन, ये फर्स्ट 8 आवर कब से काउंट करते हैं, कब से काउंट करते हैं, जब पेशेंट अपने पास हॉस्पिटल में आया है तब से? नहीं, टाइम ऑफ जब बर्न। पेशेंट को जब बर्न हुआ है उस टाइम से, एट द टाइम ऑफ बर्न, यानी कि सुबह अगर 12 बजे जला है पेशेंट, है ना, तो हम यहाँ पर इसके 8 आवर मतलब रात के 8 बजे तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 40 ईयर ओल्ड फीमेल, 40 ईयर ओल्ड फीमेल, ये जरूर देखा करें कि क्या कौन सा, एक तो एज क्या दे रखी है, हमें एज पे फोकस करना है। नेक्स्ट, जेंडर क्या दे रखा है, कई बार जेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ इस केस में अपना क्या है, 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, जेंडर है ना फीमेल। नेक्स्ट, विथ पर्पल कलर्स नोड्यूल इन द नेल बेड, पर्पल कलर के नोड्यूल है, जैसे मैंने आपको इमेज भी भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको देखने को मिल रही होगी, पर्पल कलर नोड्यूल ऑन बेड नेल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, measure 4 mm in size, 4 mm in size. This lesion is disproportionately painful in response to insignificant stimuli, है ना। तो जैसे ही पेन बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा, ये याद रखो, जैसे हम स्टिमुलाई दे रहे हैं फिर ब्लर हो गया। हम्म। ये क्या है ना, इसके पीछे का कारण ये है कि ये मूवमेंट ट्रैक करता है, मैंने इसको कितना भी हटाने की कोशिश की पर ये हट नहीं रहा है, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हटाना है। या तो इसको डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड करो तो होता है, नहीं तो ये जैसे मूवमेंट डिटेक्ट करता है ये। नेक्स्ट, इंक्लूड दी एक्सपोजर टू कोल्ड, है ना, पेन कब बढ़ रहा है, एक्सपोजर टू कोल्ड, ये हमारा मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये मेन पॉइंट रहने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, क्लियर। सर थर्ड पॉइंट नेक्स्ट, एक बार बता दो, पेनफुल स्टिमुलाई लिखा है क्या? थर्ड पॉइंट हाँ, मिस हो गया। मतलब डिसप्रपोर्शनेटली पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कहने का मतलब जितना आप स्टिमुलाई दे रहे हो ना उसके कंपेयर में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना। हल्का सा भी जस्ट हाथ भी लगा दिया ना तो ऐसा पेन होता है पेशेंट को कि एकदम से बहुत तेज, है ना, कहने का मतलब ये। अब हमें डायग्नोसिस करना है।
देखिए, मैं अगर इसको आपको है ना टेबलेट से पढ़ाता तो मैं बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते, ना मुझे लिखना पड़ता, ना आपको टाइम लगता। लेकिन मैं बोर्ड पे इसीलिए लिखा रहा हूँ कि एक बार को टाइम चला जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस की जो किस तरह से बनता है क्वेश्चन आपको पता चले, है ना, कैसे हम उसको टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, कैसे हम उसको देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अभी जैसे आपको इस क्वेश्चन में भी यही चीज होने वाला है। देखिए, ऑप्शन ए है इसका न्यूरोमा। न्यूरोमा। सेकंड ऑप्शन है हेमेटोमा। थर्ड ऑप्शन है ग्लोमस ट्यूमर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। अब आप आंसर बताइए क्या होगा। ग्लोबस ट्यूमर। क्वेश्चन ग्लोबस ट्यूमर। और किसी का कुछ आंसर? और कुछ? ग्लोबस क्या होता है? ग्लोबस ट्यूमर क्या होता है? हम्म। क्यों दीपा, कैसे आया आंसर ग्लोबस ट्यूमर? सर आपने इमेज भेजी थी ना, तो उसमें देखा था मैंने। उसमें देखा था, ठीक है। इसका आंसर होगा ग्लोमस ट्यूमर, सही है, राइट आंसर है। ठीक है। एक चीज याद रखना, जो ग्लोमस होता है ना अपने अंडर दी बेड नेल, एक वो होती है जहाँ आर्टेरियल वीनस संट होता है ना, आर्टेरियल एंड वीनस संट जहाँ पे होते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं कैपिलरीज आती है ना, ये आर्टरी है वीनस, ये कैपिलरीज। इस जगह पे हमारी बॉडी में ग्लोमस होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। थर्मो रेगुलेशन, है ना। जैसे आप ज्यादा सर्दी वाले एरिया में जाओगे तो आपकी कैपिलरीज को ब्लड मिलना कम हो जाता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन को जो थर्मो रेगुलेट करने का काम करती है वो कौन करती है, आपकी ग्लोमस, है ना। आप इसके बारे में पढ़ लेना, हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ग्लोमस है। दो कंडीशन आप देखें यहाँ, पहला तो बेड नेल, जो ग्लोमस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडर द बेड नेल। तो पहला ऑप्शन हमें यहां से क्लियर हो रहा है। सेकेंड चीज इसमें है एक्सपोजर टू कोल्ड, है ना, थर्मो रेगुलेशन का काम कर रही है। तो पेन भी कंडीशन कहाँ से बढ़ रहा है, पेनफुल कंडीशन भी वहीं से बढ़ रही है ना। तो ये इसका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, ये मोर कॉमन है फीमेल में, फीमेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से है। दूसरा, यहाँ पे नेक्स्ट चीज है नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। इसके लिए कोई इस ट्यूमर को होने के लिए हिस्ट्री, कोई इंजरी की जरूरत नहीं होती है कि ये ट्रोमा की हिस्ट्री मिल रही है। अगर आप न्यूरोमा देखोगे, हेमेटोमा देखोगे, इन कंडीशन में क्या चाहिए, कई की कंडीशन चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रोमा की कंडीशन चाहिए, है ना। पायोजेनिक ग्रानुलोमा, इस कंडीशन के अलग फीचर होंगे, है ना। यहाँ पस फॉर्मेशन, ये अलग चीजें भी देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। और यहाँ पे ट्रोमा की हिस्ट्री, तो ले दे के क्या बचा, ग्लोमस ट्यूमर, और सबसे मेन पॉइंट एक्सपोजर टू कोल्ड है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके सब सर्जरी के क्वेश्चन है ना, सर्जरी से रिलेटेड है, इसलिए अपन आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार और इसको बता दे रहा हूँ, है ना। इसमें क्या हो रहा है, पहला कंडीशन हमें जो एक तो बीनीथ द नेल देखने को मिल रहा है, तो ग्लोमस कहाँ पे होते हैं, बीनीथ द नेल देखने को मिलते हैं। पर्पलिश अपीयरेंस होता है, जैसे कि आपने इमेज में भी देखा होगा, जो इमेज मैंने शेयर की है उसमें भी पर्पल कलर नोड्यूल देखने को मिल रहा होगा। छोटी साइज का देखने को मिल रहा होगा, तो 4 नैनो 4 mm का देखने को मिलता है ना। उसके बाद सीवियर पेन है ना। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसमें टेस्ट का नाम भी लिखा है, लव पेन टेस्ट, है ना। पिन का जो हेड होता है हम इसमें चुबा के देखते हैं, अगर उसमें पिन पेन हो रहा है तो मे बी ये कंडीशन होती है ना। मतलब पिन कितना साइज का है, पिन एकदम पिन का हेड कितना सा होता है, बहुत माइनर सा, उससे भी अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, दैट मीन ना। तो इसको टेस्ट का नाम क्या है, लव पेन टेस्ट। मैंने फोटो शेयर की, देख लेना।
एक्सट्रीमली टेंडरनेस देखने को मिलेगा, है ना। और कोल्ड सेंसिटिव होता है ये, कोल्ड सेंसिटिव। और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 60 ईयर ओल्ड मैन, ए 60 ईयर ओल्ड मेल। आवाज आ रही है ना? हेलो। Yes, आ sir. रही है। हाँ। पेनलेस हिमेचोरिया, एक 60 ईयर ओल्ड मेल आया है आपके पास में, जिसको क्या है, पेनलेस हिमेचोरिया है। ठीक है, पेन इन दी फ्लैंक रीजन में पेन है, फ्लैंक, पेन इन दी फ्लैंक। नेक्स्ट, एंड वेट लॉस, वेट लॉस है उसके। ही इज ए पेंटर बाय प्रोफेशन, पेंटर है वो, पेंटर बाय प्रोफेशन। एंड हिस्ट्री ऑफ टोबैको, हिस्ट्री ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग since 30 year of age, since 30 year of age। अभी कितने ईयर का है, 60 ईयर का, तो 30 साल से नेक्स्ट, 30 साल की उम्र से क्या ले रहा है, टोबैको ले रहा है। एंड व्हाट इज द मोस्ट लाइक डायग्नोसिस बनानी है, किसका केस है ये, कौन सी कंडीशन है। तो ऑप्शन है इसका पहला, ए इज क्रोनिक सिस्टाइटिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस। सेकंड ऑप्शन, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। थर्ड, urethral stricture, urethral stricture। And D is carcinoma of urinary bladder, carcinoma of urinary bladder। क्या आंसर होगा इसका? फोर्थ D1। सब लोगों का यही है क्या? ये बाकी ब्लैडर का डी होना चाहिए। क्यों? पेनलेस कौन सा? हेमेटूरिया डी ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन पेनलेस। बी, ऑप्शन बी मतलब कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। नहीं नहीं ब्लैडर और किस, डी डी अच्छा डी, डी, डी पे कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है ना। ब्लैडर। और किस किस, हाँ, और किस किस का आंसर है डी? कारण भी बताना है ना, हम लोग कारण की वजह से पूछ रहे हैं। सीए ब्लैडर नॉर्मली पेनलेस हेमेटूरिया सीए ब्लैडर में बहुत कॉमनली दिखता है। और ब्लैडर टोबैको कार्सिनोमा में पेनलेस हिमेचुरिया, हाँ। टोबैको और वेट लॉस हिस्ट्री है। और सेकंड चीज, और देखिए, वेट लॉस है। हाँ वेट लॉस है। हाँ, और कुछ? और ये मतलब प्रोस्टेट का नहीं है, इसका है ब्लैडर का। दैट मीन्स मतलब बिकॉज द रीजन कि एक तो हिमेचूरिया है और दूसरा फ्लैंक प्रोफेशन रीजन हम्म, पे बाय तो किडनी का प्रोफेशन ही एक आएगा। इंडिकेशन हो सकता है। क्या? पेंटर बाय प्रोफेशन, पेंट प्रोफेशन जो है ये भी एक रीजन है। ये सबसे सबसे मेन रीजन ही इसमें ये है, सबसे पहला, है ना। मतलब मैं ये सोच रहा था सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे, ये भी एक अनकॉमन फीचर है ना, ये भी नो डाउट, ये भी मोस्ट कॉमन फीचर है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा का। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो फीचर है पेंटर्स बाई, हालांकि कई बीमारी में हो सकता है लेकिन इसमें भी है ना।
अभी हम इसको यूरिनरी ब्लैडर के कार्सिनोमा में जो सबसे मेन रीजन आता है वो आता है आपका पेंटर। इसमें जो जितनी भी डाइज होती हैं, है ना, डाइज का नाम मैं अभी बता दूंगा, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। एनी डाइज जितनी भी है वो सारी होती है ना। सेकंड ऑप्शन, पेन इन द फ्लैंक। फ्लैंक रीजन में पेन का कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस। किडनी से ठीक है, रिलेटेड। हाँ, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, ये हमें देखने को मिल रहा है ना। 16 ईयर ओल्ड मेल है, तो कई लोग इसको कंफ्यूज कहाँ से करने का सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। बट एक कंडीशन याद रखना, कार्सिनोमा प्रोस्टेट में जो यूरिन के सिम्टम है वो भी मिलेंगे, है ना, पेनलेस हेमेचूरिया नहीं मिलता उसमें। तो ये यहाँ से कट। यूटीआई होता है उसमें। हाँ, ठीक है। नहीं, उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और पेशेंट को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, अदर सिम्टम भी देखने को मिलते हैं ना कार्सिनोमा प्रोस्टेट के साथ में। भाई शुरू में हिस्ट्री भी रही होगी ना, है डाय ना। उसमें पहले इसमें इतना कॉमन नहीं है हिमेचूरिया, है ना, जितना इसमें पेनलेस हिमेचूरिया कॉमन है। एक पॉइंट ये भी है ना। दूसरा, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ये अलग ही बात हो गई। क्रोनिक सिस्टाइटिस अलग चीज हो गई। इसके लिए हिस्ट्री ऑफ टबेको और ये सब की जरूरत नहीं है ना। क्लियर। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा। इस डाई का नाम और बता देता हूं मैं। और जो मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा होता है वो भी कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का वो भी नाम याद रखना आप, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, ठीक है। दूसरा, पहला पॉइंट तो हिमेचूरिया, पेनलेस हिमेचूरिया। दूसरी बात, जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के लिए जो एज होती है वो मोर देन 50 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें एज का भी मिल गया, यहाँ एज भी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है। नेक्स्ट, स्मोकर में, है ना, ये स्मोकर है ही, स्मोकर में 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है रिस्क फॉर द यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की। तो वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पेंटर बाय प्रोफेशन है, तो पेंटर बाय प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो जितनी भी एरोमेटिक्स एमिनीज डाइस होती हैं, एमिनीज डाई, है ना, जो लोग पेंट करते हैं, जो लोग लेदर फैक्ट्री में वर्क करते हैं, जो लोग रबर फैक्ट्री में वर्क करते हैं, इन सब में हम जो एरोमेटिक एमिनीज डाई का यूज होता है, वहां पर ये चीज देखने को मिल सकती है, यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा इन सभी में, है ना। अगर हम क्रोनिक सिस्टाइटिस की बात करेंगे तो यहाँ डिसयूरिया वगैरह ये सारे सिम्टम, डिसयूरिया आ जाएगा ना, पहली ही कंडीशन यहाँ क्या आ जाएगी, डिसयूरिया। और हम तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी हमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में भी पुअर स्ट्रीम देखने को मिलेगी, यूरिन यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, स्ट्रीम उसकी सही से नहीं आएगी यूरिन की, तो वो फीचर यहाँ अलग मिलेगा। टेस्ट हम क्या करा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं, है ना, विद बायोप्सी के साथ में सबसे मेन जो अच्छा है एमआरआई करा सकते हैं फॉर द स्टेजिंग। ये इसके सारे फीचर रहेंगे ना। मोस्ट कॉमन टाइप याद रखना, 90% लोगों में अगर यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा हो रहा है तो वो कौन सा होगा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या टाइम हो गया, 51 हुआ है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा ना। ए 30 ईयर ओल्ड मेल
A 30-year old male brought to hospital with reduced consciousness. Second, there is history of head injury on the left side. History of head injury on the left side. हेड इंजरी लेफ्ट पे है तो कौन सा रीजन आएगा आपका? मोस्ट प्रोबेबली कौन सा रीजन होगा? टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल। हाँ। ठीक है। हाँ, याद रखना, ये पॉइंट काम आएगा अभी हम। नेक्स्ट, with transient loss of consciousness followed by the lucid interval. Loss of consciousness followed by the lucid interval. lucid interval क्या होता है? सिम्टम, जिसमें सिम्टम्स नहीं होते उस टाइम। क्या होता है? लैक ऑफ सिम्टम वाला टाइम। मतलब हाँ, लेक ऑफ सिम्टम हो जाता है, पेशेंट नॉर्मली हो जाता है ना। कौन से एफोरिज्म में मेंशन है? कौन इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा? सो द कॉन्ट्रीलेटरल हेमीपेरेसिस, है ना। कॉन्ट्रालेटरल कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस और इप्सिलेटरल पिपिलरी डायलिटेशन। इप्सिलेटरल पिपिलरी डायलिटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? पहला है आपका ऑप्शन एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। सेकंड ऑप्शन है सब आर्कनोइड हिमरेज। सब आर्कनोइड हिमरेज। थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। एंड डी है क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। क्रोनिक सबड्यूरल सबड्यूरल हेमेटोमा। क्या आंसर होगा इसका? ल्यूसिड इंटरवल कौन से एफोरिज्म में दिया है? सबसे सिंपल क्वेश्चन। 19 में। 219 219 219। ऑर्गन का पूछ रहा है ना, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। और मेंटल डिजीज 210 से 210 से है ना, 210 से 230 के बीच। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। 30 ईयर का ओल्ड मेल आया है जिसका रिड्यूस कॉन्शियसनेस रिड्यूस हो चुका है। हिस्ट्री है हेड इंजरी की। हेड इंजरी है ना। स्पेशली कहाँ पर है इंजरी? लेफ्ट साइड में, है ना। वो भी कौन सा हम डायग्नोसिस बना रहे हैं? मे बी इट्स पॉसिबल कौन टेम्पोरल रीजन के आसपास होगी। ठीक है। कॉन्ट्रीलेटरल हेमिस्पेरेसिस देखने को मिल रहा है और साथ में हमें इप्सिलेटरल पिपिलरी डायलिटेशन देखने को मिल रहा है और साथ में ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ये चारों। तो एक अकेला फीचर है जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो है ल्यूसिड इंटरवल। पहली कंडीशन। ल्यूसिड इंटरवल कौन सी उसमें देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेजेस में हमें क्या देखने को मिलता है? ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है। तो यहीं से अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब भी हम और भी चीजें देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशन है अदर में? ठीक है। पहला है हेड इंजरी। हेड इंजरी कहाँ पे हुई है? टेम्पोरल रीजन में हुई है ना। और इसकी वजह से जब भी टेम्पोरल रीजन में इंजरी होती है तो वहां पर ट्रांजिशनल कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है ना, कि कभी आपकी वो जा रही है कभी आ रही है कॉन्शियसनेस।
ऐसा फीचर देखने को मिलता है। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है ना, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, अगर ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी टेम्पोरल रीजन में इंजरी होती है, या एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमरेज देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है, जब भी ये इप्सिलेटरल पेपिलरी डायलेटेशन हो रहा है, दैट्स मीन जो इंजरी हुई है वो कौन सी नर्व की हुई है, थर्ड क्रेनियल नर्व की। तो ये भी एक फीचर हो सकता है अगर पूछे डायरेक्टली, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, डायलेटेड पिपल देखने को मिल सकते हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्स है वो देखने को मिल सकता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस हो रहे हैं लाइट के लिए। नेक्स्ट, तो ये सारे फीचर हैं इसके। और इसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी टेम्पोरल रीजन में, मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ना, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। जो टेरियन पार्ट होता है ना, टेरियन, टेरियन पार्ट क्या होता है हमारे स्कल में, कोई बताया, टेरियन, टेरियन के जस्ट पीछे रहती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, जब भी टेरियन पार्ट की इंजरी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इंजरी होती है, और क्या होता है वहां पे आपका ये फीचर आते हैं, चार, चार स्कल की चार पॉइंट जहां पे मिलती है उसको हम टेरियन पार्ट बोलते हैं। एस शेप का होता है ये, आप जब देखोगे ना उसमें, ठीक है, फ्रंटल होता है, ये इसे इस तरह से देखने को मिलेगा, फ्रंटल स्कल का, या आपका पेराइटल, टेम्पोरल और स्फेनोइड बोन होती है ना। तो ये चारों पॉइंट जहां पर अपने सूचर मिलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेरियन पार्ट बोलते हैं। तो ये सारे फीचर हमें देखने को मिलते हैं, है ना, क्लियर। कौन कौन सी बोन, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और स्फेनोइड बोन, एस शेप की बोन देखने को मिलती है, इसी के पीछे मिडल मेनिंजियल आर्टरी रहती है, क्लियर। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हो, वरना आज के लिए इतना ही रखते हैं।